देख भाई, आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है कि जो हमारा पोजीशन का जो एरर है और जो मोमेंटम का जो एरर है, ठीक ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 के बराबर होता है। ये हम लोग बाय डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, ठीक ना। मतलब कि हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा छोटा छोटा पार्टिकल है, वो हमारा क्या है ना, उसका सर्टेनिटी वो एकदम अनसर्टेन है, उसका पोजीशन और मोमेंटम हमेशा अनसर्टेन ही पाया गया है, ठीक है। अब बात यहां पे आता है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस में एग्जिस्टेंस होता नहीं है, इस चीज को हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला चीज तो ये प्रूव करेंगे, ठीक ना। और दूसरा ये देखेंगे कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल सारा ही हमारा न्यूक्लियस में होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको भी हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस से। अगर हम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस का बात करें, तो अगर हम किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के बारे में बात करते हैं ना, तो वो जो एटम होता है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उस एटम के चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बेसिकली ये हम लोग स्ट्रक्चर अभी तक पढ़े हुए हैं। लेकिन यहां पे जब हम अनसर्टेनिटी का बात करेंगे, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा किसी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है विद इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, ऐसा मान लेते हैं। और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास ही रहना चाहिए, मतलब कि न्यूक्लियस के रेडियस के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो न्यूक्लियर रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया ना, जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अनसर्टेनिटी का बात आ रहा है कि पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन यूनिट्स, पोजीशन इज गिवन बाय दिस। मतलब कि यहां पे जो पाया गया, क्या पाया जा रहा है कि जो डेल्टा एक्स है, जो हमारा डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स पोजीशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल से जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालते हैं, ठीक ना, जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको यूज करके हम लोग अनसर्टेनिटी मोमेंटम का निकाल लेंगे। हमको पोजीशन के बारे में पता है, हमको निकालना क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर हमको निकालना है तो हमको यहां पे डेल्टा एक्स दिया हुआ है, और इस डेल्टा एक्स को अगर हम इधर डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा पी एक्स निकल जाएगा। पी एक्स है क्या, अनसर्टेनिटी इन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो और यहां पे एच क्रॉस क्या है, एच बाई 2 पाई, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहां पे डेल्टा पी एक्स हम लोग सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे हम डेल्टा पी एक्स के बारे में बात करेंगे तो यहां लिखते क्या है कि द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज टू एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर उसको न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना है, उस समय का जो मोमेंटम होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो जो मोमेंटम का वैल्यू होगा वो इतना होना चाहिए, ठीक है। इसका मोमेंटम का वैल्यू 5.3 इंटू 10 का पावर -21 kg पर मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक ना। ये हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का बात आ गया, इतना वैल्यू होना चाहिए अगर उसको न्यूक्लियस में रहना है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस में रहना है तो उसका मोमेंटम इतना होना चाहिए, ठीक है। अब बात ऐसा आता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस मस्ट बी एटलीस्ट इस ऑर्डर का होना चाहिए, और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अगर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और मोमेंटम अगर इतना है, तो P इज इक्वल टू होता है mv। P का वैल्यू यहां से आप देख लिए, M का वैल्यू यहां से देख लीजिए। जब आप V का वैल्यू निकालोगे तो ये जो V का वैल्यू निकलेगा ये ग्रेटर देन C आ जाएगा।
v का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन c। अगर v का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से ही ज्यादा हो जाए तो इस केस में मोमेंटम को बोलेंगे कि मोमेंटम जो है हमारा वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ठीक ना। क्योंकि यहां पे मोमेंटम का जो मतलब कि जो हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो आ रहा है वो लाइट से ज्यादा हो रहा है। जब भी किसी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए तो उस समय उस पार्टिकल का जितना भी वैल्यूज आएगा, मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, जो भी वैल्यूज आएगा उसको हम लोग रिलेटिविस्टिक वैल्यू कहेंगे। तो यहां पे जो मोमेंटम है वो हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। क्या है हमारा मोमेंटम, हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक। क्यों रिलेटिविस्टिक होगा, क्योंकि यहां स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे रिलेटिविस्टिक चीजों को यूज करेंगे, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि E इज इक्वल टू हमारा होता है m0 स्क्वायर, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा c का पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर का पावर हाफ, ये वैल्यू होगा। ये हमारा E का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास को पुट कर देंगे, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट को पुट कर देंगे, मोमेंटम का जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे, फिर स्पीड ऑफ लाइट को पुट कर देंगे। सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आता है एनर्जी का वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस में रहना है तो उसको एनर्जी चाहिए कितना, कम से कम 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मिनिमम एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रहने के लिए चाहिए इतना एनर्जी, उसके पास है इतना एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएगा न्यूक्लियस में? नहीं ना, नहीं कर पाएगा ना। देखो यहां पे बोला क्या गया है, thus the kinetic energy of a free electron confined within a nucleus should have a minimum value of this। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतना होना चाहिए, और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि इसका जो एनर्जी है रेस्ट मास का वो बहुत 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 कम है और उसको चाहिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत आसान भाषा में ये हम लोग प्रूव कर दिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बेचारा के पास एनर्जी है कितना, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लिए हैं और यह भी प्रूव कर दिए हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब साथ ही साथ हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, मतलब कि को एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक साथ एग्जिस्ट करता है, यह बात बोलेंगे। सिर्फ एग्जिस्ट का बात नहीं बोलेंगे, एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसलिए बोला गया है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस। अब इसमें फिर वही सेंटेंस, इफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल इज टू बी एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इन द न्यूक्लियस शुड नॉट एक्सीड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। कॉमन सी बात है, किसी भी पार्टिकल को अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना है तो उसको न्यूक्लियस से बाहर रहने की अनुमति नहीं है। तो इसीलिए यहां पे अनसर्टेनिटी के जब हम बात करेंगे तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का पावर माइनस 14 मीटर होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो 10 का पावर माइनस 14 से के आसपास होना चाहिए वैल्यू, ये दिख रहा है आपको। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 या सिमिलरली इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 हम यहां लिख लेते हैं। यहां से फिर डेल्टा पी एक्स का वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही डेल्टा पी एक्स निकाले, मतलब कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का जब बात करेंगे तो यहां जो मोमेंटम का वैल्यू आएगा एज इट इज, वहां जितना आया था वही वैल्यू आया, 5.3 इंटू 10 का पावर माइनस 21 kg मीटर पर सेकेंड। किसी भी पार्टिकल को अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना है तो उसका मोमेंटम इतना होना चाहिए। अब यहां पे पिछले जगह पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसका मास बहुत कम था, जिस कारण से उसका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गया। याद होगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास बहुत कम था
और जिस कारण से उसका जो स्पीड था, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड था, वो रिलेटिविस्टिक हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन का भी मास ज्यादा है, जिस कारण से जो वेलोसिटी आएगा वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी नहीं आएगा। मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं करेगा। यहां पे जो स्पीड का वैल्यू आएगा वो हमारा ग्रेटर देन सी नहीं होगा, वो स्पीड हमारा लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से यहां वैल्यू कम आएगा, तो यहां पे जो वैल्यू होगा प्रोटॉन का, जो स्पीड का वैल्यू होगा वो हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। क्या होगा? नॉन रिलेटिविस्टिक। क्यों नॉन रिलेटिविस्टिक बोल रहे हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एज द मोमेंटम इज नॉन रिलेटिविस्टिक एज डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एम वी एक्स, यहां पे वैल्यू पता है Vx और यहां पे m का वैल्यू हमको पता है, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किए तो देखो ये जो वैल्यू आ रहा है स्पीड ऑफ प्रोटॉन जो आ रहा है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमारा स्पीड ऑफ लाइट से कम आ रहा है, इसीलिए ये हमारा मोमेंटम नॉन रिलेटिविस्टिक है। इस चीज को हम लोगों ने प्रूव किया। अब देखो पिछले केस में इलेक्ट्रॉन था जिस कारण से उसका वैल्यू और कम था, उसका मास का वैल्यू जिस कारण से वैल्यू बढ़ गया था, और 3 वैल्यू बैठा दोगे तो ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर जाएगा, इसीलिए वो वैल्यू हमारा रिलेटिविस्टिक हो गया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था वो रिलेटिविस्टिक था, प्रोटॉन का वेलोसिटी नॉन रिलेटिविस्टिक आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मोमेंटम तो हम लोग निकाल लिए, अभी अनसर्टेनिटी निकाले ना मोमेंटम का, कि किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस में रहने के लिए जो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है उसका वैल्यू इतना होना चाहिए, इसका स्क्वायर कर दिए बाय 2m। मतलब यहां किसका पार्टिकल का बात हो रहा है? ये पार्टिकल है प्रोटॉन का। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना जूल आया है, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए तो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी निकला। किसका काइनेटिक एनर्जी निकला? काइनेटिक एनर्जी निकला जो हमारा न्यूक्लियस में रहने वाला पार्टिकल है उसका। लेकिन अल्फा पार्टिकल का जो हमारा बोला गया था, रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नियर इज 4 टाइम्स द प्रोटॉन्स मास, प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। मतलब अल्फा पार्टिकल का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहां कितना है? 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब कि एग्जिस्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल यहां एग्जिस्ट करेगा। सिंस द एनर्जी कैरिड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन emitted by the nuclei are greater than this and for alpha particle more than this, these particle can exist in the nucleus। कॉमन सी बात है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इतना तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का मास लगभग में सेम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और अल्फा पार्टिकल का मिनिमम वैल्यू हमारा होना चाहिए 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे 52 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली वहां पे आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, ये तीनों ही तरह का पार्टिकल एक साथ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो 2 चीज हम लोग प्रूव किए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एक साथ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है, ये दोनों ही चीज का जो प्रूव है ये हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव कर लिए। उम्मीद करते हैं ये जो प्रूफ था, ये जो कैलकुलेशन था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ कैलकुलेशन को यहां पे जो कैलकुलेशन है ये आप खुद से भी बैठ के कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक ना, आप अगर फिजिक्स में आगे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर डेप्थ में नॉलेज रखना चाहते हैं, तो ये सब चीज बहुत काम का चीज है, आपका कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।